हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज के टॉपर्स टॉक में हमारे साथ है मृत्युंजय अग्रवाल, जिन्होंने फ्रेश इलेक्ट्रॉनिक्स में 874 रैंक स्कोर किया है। फ्रेश का मतलब ये अभी ऑलरेडी लास्ट ईयर में है। तो देखो, अभी जो टफ कंपटीशन चल रहा है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड में, बिना ड्रॉप के 2000 या 3000 के रैंक के अंदर लाना, इट्स नॉट अ जोक। बीइंग अ एजुकेटर आई कैन अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। तो मृत्युंजय ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे मतलब कि स्टेप्स लिए होंगे, और मेरे को लगता है कि डेडिकेटेड होकर गेट की तैयारी की होगी। तो मुझे लगता है कि मृत्युंजय जो आप लोगों के साथ कुछ 1 to 1 कैंडिड डिस्कशन करेंगे, उससे आप लोगों का आने वाला जर्नी जो है वो कुछ आसान होगा, या फिर उसमें जो निगल्स आएंगे उसको अभी से एड्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले मृत्युंजय, आपका स्वागत है हमारे टॉपर स्टॉक में। थैंक यू सर। हाँ मृत्युंजय, देखो, सबसे पहले ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपकी कॉलेजिंग कहाँ से हुई है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मतलब कि ये चीज़ें मुझे लगता है कि बच्चों को एक बार फैसिनेट करती है और कनेक्ट भी करती है। तो प्लीज़ मृत्युंजय। सर, आई बिलोंग टू सिटी विदिशा इन मध्य प्रदेश। ओके। एंड मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, बेसिकली फादर मदर एंड मी। एंड हाँ, मिडिल क्लास फैमिली है। हाँ हाँ। और सर, मैंने कॉलेज अपना माधव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ग्वालियर से करंटली परस्यू कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, बीटेक। ओके 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 ओके। तो आप अभी कौन से सेमेस्टर में हैं मृत्युंजय? सर, 8th सेमेस्टर, फाइनल ईयर। फाइनल सेमेस्टर में। मृत्युंजय, ये बताएंगे मेरे को, गेट का सबसे पहले थॉट कब आया, और जब थॉट आया तो आपने इसका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? सर, जनरली थर्ड सेम में हमारा जो ब्रांच है वो स्टार्ट होती है, तो उसके लिए जब पढ़ने के लिए मैंने यूट्यूब पे मतलब कॉलेज में तो उतना होता नहीं था ज़्यादा, कोविड के टाइम था ये। ठीक है। तो पढ़ने के लिए यूट्यूब पे स्क्रॉल किया तो वहाँ मुझे गेट एकेडमी का चैनल मिला। मैंने थोड़े से सब्जेक्ट्स सेमेस्टर में कॉमन थे, वो पढ़ना स्टार्ट किए धीरे धीरे। ओके फिर ओके। मुझे पता गेट का भी मतलब ऐसा कुछ एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप मास्टर्स कर सकते हैं, पीएसयू कर सकते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोर्स लेना चाहिए और डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर, मैंने अपने 4th सेमेस्टर में जनवरी में गेट ओके एकेडमी का कोर्स लिया था 2021 में। ओके ओके और स्टार्ट। ओके। ये एक चीज बताएंगे मृत्युंजय, मैंने आपको फोन भी लगाया था और अभी भी आप बोल रहे हैं, आपका एम्फिसाइजेशन जो है वो एमटेक या मास्टर्स की तरफ है। जनरली लोगों का रुझान अभी है नहीं। तो आपको ऐसी क्या चीजें हैं जो एमटेक के लिए फैसिनेट करती हैं? सर, एमटेक में ऐसा है कि सर ग्रोथ कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर ज़्यादा है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए सर, एमटेक करके किसी अच्छी प्लेसमेंट ले लो आप कंपनी में, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल। पीएसयू मतलब एक टेम्पररी उसकी तरह है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एमटेक विद प्लेसमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये बहुत अच्छा बात बोला मृत्युंजय। मुझे लगता है कि बच्चों के पास, ठीक है, जो पीएसयू अगर चाहते हैं कि पीएसयू में कंज्यूम हो, तो उसको सेकंड बैकअप ना रखें कि एमटेक करना है। भाई वो बराबर का बैकअप है। अगर यहाँ जाते हो तो एक्सेल कर सकते हो, और वहाँ अगर आपकी इच्छा है तो जाना ही चाहिए, उसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कई बार एक चीज़ ध्यान दिया है, कई बार ये बोलते हैं बच्चे या फिर कई बार अलग अलग जॉब के लोग कि दोनों के ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि आपका गवर्नमेंट जॉब है वो लीनियर कर्व फॉलो करता है, और आपका जो प्राइवेट जॉब है वो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल कर्व फॉलो करता है। लेकिन लिटरली मैं अपने जब स्टूडेंट्स को देख पा रहा हूँ तो वो जे कर्व फॉलो करते हुए देखा मैंने। ये ऐसा ऐसा मतलब कि मैं तो यस एक्सपोनेंट सर। कर्व ही नहीं बोल पाऊंगा, उसको जे कर्व बोलूंगा। तो मृत्युंजय जो बोल रहा है वो ग्राउंड रियलिटी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बीआरसी में साइंटिस्ट था, इवन अब जो रिक्रूट हो रहे हैं बीआरसी में एज ए साइंटिस्ट, उनके इन हैंड 70-75 हज़ार, 70 हज़ार रुपये पहले पहले दिन पहले महीने से आने वाला है। लेकिन जो बंदा क्वालकॉम, इंटेल यहाँ से स्टार्ट करेगा तो उसके पहले दिन से करीबन करीबन 2 लाख उसके हाथ में आने वाला है। तो मेरे को ये लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर 10 साल आप बीआरसी में बिताते हो और 10 साल आप किसी प्राइवेट कंपनी में बिताते हो, तो मेरे को लगता है 30 साल का तो आपने कोटा 10 साल में कंप्लीट कर लिया है। और ऑल दो कई लोग ये सोचेंगे कि वर्क कल्चर बहुत क्रंची है, नहीं है भाई, वर्क कल्चर बिल्कुल क्रंची है। जो बंदा आपको अगर 40 से 50 लाख का पैकेज दे रहा है, वो कभी भी आपके शरीर से काम नहीं लेगा, आपके दिमाग से काम लेगा। और अगर आपके दिमाग से उसको काम लेना है तो कहीं ना कहीं आपको संभाल के रखेगा, आपको ओवर यूटिलाइज नहीं करेगा। कई बार तो लोगों को ये डर रहता है कि नहीं सर, प्राइवेट में ये होता है, ले ऑफ होता है। अरे भाई, 40-50 लाख अगर तुमको दे रहा है पैकेज, तो सीधी सी बात है वो तुम्हारे दिमाग से काम लेगा, तुमको ओवर बर्डन नहीं करेगा। तो मृत्युंजय, ग्रेट थॉट, मतलब कि सुन के मेरे को भी रिफ्रेशिंग लगा। जनरली बच्चों के दिमाग में ये होता नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है, सो इट्स क्वाइट ग्रेट। एक चीज और बताएंगे, आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे, बैक ऑफ द माइंड एक आ जाता है दिमाग में कि लगभग लगभग मैं ये रैंक स्कोर करूंगा। क्या था वो दिमाग में कि लगभग लगभग कहाँ जाके अपन स्कोर करने वाले हैं?
सर मैंने थर्ड ईयर में भी गेट दिया था 2022 में। ओके। तो उस बार मेरा रैंक 1929 था, 1929 इलेक्ट्रॉनिक्स में ही। ठीक है। तो सर मैं इस बार जो 2023 में मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा था कि अंडर 500 के अप्रॉक्स वो रैंक सही होगा। लेकिन सर कुछ जैसे कि पेपर में सिली मिस्टेक्स एक तो हो गई सर, क्वेश्चन पढ़ने में सर। ओके। जो ओके। नेटवर्क मैग्नीट्यूड वाला आया था सर, करेक्ट करेक्ट उसमें करेक्ट। सर की जगह मैं -4 पुट कर दिया। वो एक बहुत ही सिली मिस्टेक थी सर। ऐसे सर 2-3 मार्क्स की वजह से ही रैंक बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया सर, सिली मिस्टेक्स की और वजह एक से। चीज़ तो क्लियर है कि अगर तुम्हारी पहले साल ही अगर रैंक 1900 के आसपास थी, तो 800 का रैंक जो है वो मेजर इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल काउंट नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल काउंट नहीं करूंगा। और मेरे को लगता है कि यस। तुमने मेहनत तो की होगी उसको ओवरकम करने के लिए। कई बार हो जाता है कि 3 घंटा शायद आपके एक्चुअल नॉलेज को या रिपोजिटरी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर तुम अभी एमटेक चले जाओगे ना, तो सबसे अच्छी बात यह है कि तुम हो सकता है बिलोंग करते हो, तुम्हारा कैडर ऑफ माइंड बिलोंग करता होगा 200 रैंक। तुम आईआईटी में जाओगे ना, तो एक्चुअली में तुम दिखोगे 200 रैंक के आसपास ही के। जैसे मैंने कई बार देखा है कि एक बच्चे का, मेरे को याद है, मनु कश्यप था, उसका 800 रैंक था। और मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता कि ये बंदा पक्का है गेट में अंडर 50 लेके आएगा, लेकिन उसकी रैंक 700 आई। वो बंदा जाता है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में उसकी पैकेज लगती है इंटेल में 35 की, उसके बाद उसको छोड़ता है, उसी टाइम उसकी पैकेज लगती है क्वालकॉम में करीबन 43 की। लोग ये बोल रहे थे उसकी रैंक 700 है। यार भाई उसका अच्छा पैकेज लग गया, गलती से लग गया। अरे भाई वो बंदा 40 के ही के आसपास का था, 30 से 40 रैंक के ही आसपास का था। तो मेरे को लग रहा है कम से कम तुमने जो मेहनत किया होगा ना उस 1900 रैंक को 200-300 रैंक में बदलने के लिए, भले नहीं हो पाया हो, बट इंपॉर्टेंट है ये मेहनत तुम्हारे साथ तो है ना। और कहीं ना कहीं तुम जाके अगर किसी भी अच्छे कॉलेज में अगर एमटेक करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो एक चीज़ मृत्युंजय और बताएंगे कि जैसे आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ऑप्ट किया था आपने, तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस वगैरह तो हुए होंगे कि कभी ये लगता होगा यार दोस्त यार लोग जो फ़ोन कर रहे हैं, कहीं जाके सेल्फी खिंचा रहे हैं, कोई फेसबुक में लाइव है, कोई इंस्टाग्राम में लाइव है, मेरे हिसाब से कोरोना वगैरह का भी इम्पैक्ट होगा। तो आदमी थोड़ा फैसिनेट तो होता है ना यार कि मैं ज़िंदगी में क्या ही कर रहा हूँ, आइसोलेट कर लिया अपने आप को पूरी तरीके से। तो इस तरीके को आप कैसे मैनेज किए? सर एक्चुअली कोरोना को मैं एक तरीके से अच्छा ही मानूंगा अपने लिए, क्योंकि मुझे उस समय टाइम मिल गया बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का। करेक्ट। और कॉलेज का उतना लोड था नहीं, तो घर में अच्छे से प्रिपरेशन कर पाया। और सर रही बात पे मानूं कि लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो सर मैं इसको ऐसा सोचता था कि मेरा भी टाइम आएगा। अगर वो इस समय एंजॉय कर रहे हैं, आपको देखिए लाइफ में एक ना एक जगह एक ना एक टाइम मेहनत करनी पड़ती है, तब भी आपको एंजॉयमेंट मिलता है। अगर मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे बाद में उसका फल मिलेगा। तो यही मैंने मोटिवेशन की तरह लिया कि एक बार तो मेहनत करनी है, अभी कर लो या बाद में, तो अभी ये सही। बिल्कुल सही। और इसी चीज़ में मेरे को ये भी ध्यान आता है कि एक लाइफ एक साइकिल है। आप ध्यान रखेंगे कॉलेज में एक फैसिनेटिंग बंदा होगा जो टैटू लगा के घूमता होगा, लंबा चौड़ा शरीर मेंटेन कर रहा होगा, लंबी चौड़ी गाड़ी गाड़ी मेंटेन कर रहा होगा। 6 साल बाद वो रोड में दिखेगा आपको, लिटरली बोल रहा हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी है, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है। और एक बंदा एकदम पढ़ाकू जैसा होगा जो बैग पकड़ के हमेशा दिख रहा होगा, कॉपी पकड़ के दिख रहा होगा, केवल केवल टेक्निकल डिस्कस कर रहा होगा। वो 5 साल बाद देख रहा हूँ वो दूसरा दूसरा फेस को फॉलो करता है। अब वो टैटू बना के घूम रहा है, बड़ी गाड़ी मेंटेन कर रहा है और लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटेन करेगा। तो मेरे को ये चीज़ तो समझ में आई कि ये पार्ट आना जरूर है। 4 साल के लिए आए ये काम करेंगे भाई, अगर 20-25 साल आपके साथ कैरी करने वाला है, तो ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है मृत्युंजय ने इसकी लर्निंग पहले से ले ली है। दैट्स ग्रेट थिंग। मृत्युंजय एक चीज़ और बताएंगे कि आपने सब्जेक्ट की सिक्वेंसेस कैसे रखी थी, आपने किस सब्जेक्ट को पहले फॉलो किया और किस सब्जेक्ट को बाद में फॉलो किया, या फिर आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि जो बच्चे डेडिकेटेड ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं उनको कैसे सिक्वेंसिंग रखनी चाहिए सब्जेक्ट से? सर चाहे कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टार्ट कर रहा हो, तो उसके लिए सबसे पहला बेसिक सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी। मतलब ठीक है। उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क थ्योरी इज मस्ट सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद आप सिग्नल सिस्टम ले सकते हैं। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, जो पहले बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप कंप्लीट कीजिए, तो आपको टेक्निकल में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ जाएगा, आपका एक फ्लो बन जाएगा। उसके बाद जो थोड़े से ट्रिकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एनालॉग है, ईएमटी है, इनको ट्राई कीजिए। और फिर जो लास्ट में थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो टफ सब्जेक्ट माना जाता है, आप उसको कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट ये करेक्ट। ओके। एक चीज़ और भी बताएंगे मेरे को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको क्या लगा कि मतलब कि जो वीडियोस थे या फिर आप जो भी गाइडेंस ले रहे थे ऑनलाइन, वो सफिशिएंट था कि इन एड ऑन आप बहुत ज़्यादा बुक पढ़ते थे, बहुत इधर उधर रिसर्च करके कुछ और भी इनपुट लेते थे? क्या था पूरा प्रोसेस? नहीं सर, जो गेट एकेडमी का कोर्स था वो एकदम प्रिसाइज था। और सर बुक में नॉलेज तो होता है, लेकिन बुक में एक चीज ये होती है कि रेलेवेंसी। करेक्ट मतलब करेक्ट। आप जिस काम के लिए पढ़ रहे हैं, बुक में बहुत सारा
तो आपको जितना जरूरी है, जितना उस एग्जाम के लिए जरूरी है, आपको वो पढ़ना है, तो वो बुक पढ़ने से थोड़ा क्या टाइम ज्यादा जाता है। करेक्ट पर करेक्ट गेट करेक्ट। एकेडमी के कोर्स में ऐसा था कि एकदम जितना चाहिए था, जितना रेलेवेंस था उससे ज्यादा ही है। तो बुक बुक में तो कोई टाइम, अगर कोई फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा है तो हाँ। वो चाहे तो बुक पढ़ सकता है, नहीं तो इतनी ज्यादा है नहीं। ओके ओके, तो आपका रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आपके पास कोई प्रिसाइज मटेरियल है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको बहुत ज़्यादा लेबोरियस होकर इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, यही बोल रहे हैं आप। एक चीज़ और भी यस बताएंगे, यस इस सर। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा। आपके कभी दिमाग में ये लगा कि मेरे को कोई स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए एमटेक में, अगर वो ब्रांच नहीं मिलेगी तो आप क्या ड्रॉप का सोच रहे हैं, मतलब कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में अभी, क्या वो सेट ऑफ माइंड है? सर मैं एमटेक वीएलएसआई से ही करना चाहता हूँ, उसी के लिए मैं ट्राई करूंगा इस बार काउंसलिंग में। ओके सर वीएलएसआई मेरा मतलब अगर वो नहीं मिला तो फिर मैं ड्रॉप की ओर जाऊंगा, लेकिन वीएलएसआई मेरा फिक्स है। ओके ओके ओके। वीएलएसआई। वीएलएसआई फिक्स है आपका। और ये बताएंगे, जैसे कई बच्चे और कई ट्यूटर्स, इवन मैं भी बहुत एम्फेसाइज करता हूँ टेस्ट सीरीज, तो आपको क्या लगता है आपकी पूरी की पूरी जर्नी में टेस्ट सीरीज का कोई इंपैक्ट था? और अगर टेस्ट सीरीज का इंपैक्ट था तो आपने उसको प्रॉपर यूटिलाइज कैसे किया, तो जो कम से कम अपकमर्स हैं जो गेट अभी लेने वाले हैं आगे जाके, उनको ये पता हो कि ऑनलाइन टेस्ट को या फिर टेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, प्लीज। तो सर टेस्ट सीरीज का मेजर रोल रहता है, क्योंकि सर आप जो पीवाईक्यूज करते हैं, जो वर्कबुक के क्वेश्चन लगाते हैं, वो आप कई बार एक दो बार लगा चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि इस पे क्या सोचना है, क्या किस तरीके से एक अप्रोच लगेगी। लेकिन टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यू होते हैं, और करेक्ट गेट में भी न्यू क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि आप अगर न्यू क्वेश्चन के सामने आएंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, किस अप्रोच को आप लगाएंगे। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। सर मैंने जो है अपनी टेस्ट सीरीज जब मैंने 2022 का एग्जाम दिया था तो उसमें मैं उतनी ज्यादा नहीं लगा पाया था। मैंने जनवरी से फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करे थे, पूरा जनवरी मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिया था। ठीक है। लेकिन सर इस बार 23 में मैंने नवंबर के पहले अक्टूबर की स्टार्टिंग से ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक दो ऐसे देना स्टार्ट कर दिया। ओके ओके ओके। एक चीज़ और भी बताएंगे मेरे को, क्या टेस्ट दिलाना एडिक्वेट है? जैसे कई बच्चे ये बोलते हैं कि उसका एनालिटिकल पार्ट जो है, एनालिटिक्स जो है, वो करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं हुई। तो अगर मैं प्रिसाइज आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपने टेस्ट दिलाया तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे फोकस करके एनालिसिस किया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को लगता है बच्चों के काम आएगा। सर टेस्ट पे तो पहला एक ये कि आप अगर सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। और पहला क्या? सर अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको तीन फेज होते हैं, या तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, आप क्वेश्चन देख के पता चल जाए ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है। दूसरा होता है कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेकिन मुझे अप्लाई कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक या है। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, अप्लाई भी कर रहा है लेकिन बेसिक कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। तो या इन तीनों में से कहीं आप लाई कर रहे होंगे, तो आपको वो जज करना है कि आप किस कैटेगरी में है और उस पर वर्क करना है। जैसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, या कहीं किसी एजुकेटर से आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कुछ क्वेश्चंस में आपको अप्रोच समझ नहीं आ रही है तो उसके जो आपके वर्कबुक में क्वेश्चंस होंगे आप वो उसे लगा लीजिए, तो आपको थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाएगा। और आपको अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है उसके लिए तो आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सके वो उसको एलिमिनेट करने के लिए तो वही। ठीक है ठीक है ठीक है। कई लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी एक क्रंच होता है, मैंने देखा है। तो आपको कभी ये क्रंच आया, और अगर आया तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया? देखिए सर, टाइम मैनेजमेंट तो सर उसके लिए होता है जिसको पूरा पेपर आता है, सीधी बात। उसका हम्म। जिसको आता है वही टाइम को कहता है कि टाइम कम पड़ गया। लेकिन अगर आप 100% पेपर तो किसी को नहीं आता। करेक्ट तो करेक्ट। अगर आप मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसमें फंस सकते हैं, या फिर ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो इसमें ज्यादा टाइम ना देख के आगे बढ़ जाए, दूसरी क्वेश्चन जो हो सकता है कि इसमें में से हो जाएगा उसमें ट्राई करें। सर वो ज्यादा वो आप सीखते हो टेस्ट सीरीज से बेसिकली कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। वो भी एक इम्पोर्टेंट लेसन है कि आप कौन सा क्वेश्चन में आप ज्यादा फंस जाएंगे, ओके फंसेंगे तो नहीं। ओके 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 ओके। एक चीज बताएंगे मेरे को, जो आपका पहला अटेम्प्ट था उसमें आपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट कवर कर लिए थे, नहीं किए थे? नहीं सर, मैं 8 सब्जेक्ट मैंने कवर करे थे। कम्युनिकेशन मेरा रह गया था, और थोड़ा सा जो वो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में करके गया था, इसलिए उसमें मेरा रैंक अच्छा नहीं आ पाया था 2020। ठीक है। अब यहाँ एक मसला बच्चों को ये होता है कि सर मैं, मेरे पास अब 2 साल है, थर्ड ईयर में भी दिलाऊंगा, फोर्थ ईयर में भी दिलाऊंगा। थर्ड ईयर में मेरा पैटर्न ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए? मैं विड्थ पे फोकस करूं या डेप्थ पे फोकस करूं? आपका क्या टेक होगा इस पे?
सर आप थर्ड ईयर पे है अगर, तो आप डेप्थ पे फोकस कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट का बिल्कुल बेसिक से चलिए, अंडरस्टैंडिंग बेसिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो आप कभी गलत नहीं होंगे। बेसिक से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को चलते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिकी आ सकता है, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो आप कहीं ना कहीं उसको बना के ले जाएंगे। थर्ड ईयर में मैं यही कहूँगा कि आप जितना डीप में अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़िए, और अपना फाइनल अटेम्प्ट जो है वो फाइनल ईयर में लास्ट ईयर में ही दीजिए। आप थर्ड ईयर को एज अ फ्री हिट खेल ओके सकते हैं ओके कि जो ओके। होगा देखूंगा, अभी तो मैं अच्छे से पढ़ सकता तो हूँ। मृत्युंजय, आपका कहना ये है कि अपन बहुत ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ करके जाने के अप्रोच में ना रहें, 4-5 सब्जेक्ट अच्छे से मैनेज करके जाएं जिससे स्कोर कार्ड आ जाए। बट आपका कहना ये है कि जो फाइनल पंच होगा वो फाइनल ईयर ही होगा, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ सर, मतलब थर्ड ओके। ईयर में आप बिंदास होकर खेलें, प्रेशर लेके ना खेलें। अगर आपको ऐसा है कि आप जितने ज्यादा सब्जेक्ट मैक्सिमम कवर हो रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मत भागे कि मुझे थर्ड ईयर में 10 के 10 सब्जेक्ट करने हैं। तो उससे आपका ये है कि कुछ सब्जेक्ट बेसिक में वीक रह जाएंगे, तो वो आपको दिक्कत दे सकते हैं। ये करेक्ट मैं कहना करेक्ट चाहता करेक्ट। और एक एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपको ये पता है, थर्ड सेमेस्टर में जो थर्ड ईयर में मैंने जो एग्जाम दिलाया था, मेरे 5 सब्जेक्ट कॉन्क्रीट हो गए, तो कम से कम 10 में से 5 सब्जेक्ट कम हो गए। और जनरली मैंने हूँ। यस देखा है सर। कि आदमी शैलो तरीके से पूरे 10 सब्जेक्ट को पढ़ लिया और वापस से जब फाइनल ईयर में फिर से गेट का एग्जाम दिला रहा है, तो उसके पास अब पूरे के पूरे 10 सब्जेक्ट उसके बकेट लिस्ट में है। तो आपका आपका यस सर। अप्रोच क्या था? आपका अप्रोच क्या था? मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर, थर्ड ईयर में क्या था आपका अप्रोच? सर मैंने हाँ सर, मैंने थर्ड ईयर में बेसिक से ही पढ़ना चाहा था कि मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट नहीं देख रहा था कि मेरे कितने सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाह रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे पूरे 10 सब्जेक्ट, मतलब चाहते तो सब है कि कंप्लीट हो जाए ऑब्वियस सिलेबस, सी बात लेकिन है। मैं इस फोर्स में नहीं था कि मेरे 10 सब्जेक्ट होने ही चाहिए एग्जाम से पहले। मैं आराम से पढ़ रहा था, बेसिक से पढ़ रहा था और पूरा फोकस से पढ़ा ओके थर्ड ईयर में। ओके। और आप ये बताएं मेरे को, रिवीजन और आपका एक नया सब्जेक्ट फ्लो में चलता रहता है, आप नया सब्जेक्ट लर्न करते रहते हैं, उस बीच में आपने रिवीजन को कहीं पर प्लेस किया था कि रिवीजन सबसे लास्ट में आया था पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स खत्म होने के लिए? क्योंकि ये मैं देखा है कि कई बच्चों का एक ट्रबल होता है कि सर मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया हूं, मेरे को पहले सब्जेक्ट ही याद आ रही है और उसके कंसेप्ट मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो उस तरीके के प्रॉब्लम को आपने कैसे टैकल किया? सर रिवीजन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रिपरेशन जर्नी का। हाँ तो हाँ। सर रिवीजन में मैं कहता था कि अगर मेरा कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उसके सबसे पहले क्वेश्चंस लगा लेते हैं, और ठीक है। साथ साथ में ही दूसरा सब्जेक्ट चलता रहना चाहिए। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके साथ रहेंगे। और हर 15-20 दिन में एक बार आप कॉपी पलट के देख लीजिए। तो क्या होता है, अगर हम कॉपी पलट पलट के ही देखते जाए तो सब्जेक्ट दिमाग में रिटेन रहता है। तो ये आप हम्म। कॉपी को देखते रहिए, भले आप पूरा लाइन बाय लाइन फॉलो मत कीजिए, लेकिन आप जितनी बार भी कॉपी को पलटेंगे आप उतना उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए रहेंगे। और हर 2-3 महीने में जितने आपके बैकलॉग सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, 2-3-4, तो उनको आप जरूर 10 10 दिन दीजिए या 5 दिन दीजिए, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आप आगे चलते चले जाएंगे, पीछे का साफ होता चला जाएगा। तो वो आपको प्रिपरेशन में उतना हेल्प नहीं करेगा, लेकिन साथ में जितना आप लेके चलेंगे वो आपको उतना हेल्प करेगा। तो आपका कहना ये है, अगर 3-4 सब्जेक्ट भी अगर मेरे पैरेलल खत्म हो गए हैं, तो अपने को थोड़ा सा 10-12 दिन का टाइम देना है और वापस से जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे उसको एक बार फिर से रिफ्रेश करना ही पड़ेगा, आपका ये कहना है? ओके। यस सर, यस मतलब कि ये प्रोसेस आगे भी बढ़ने का है और पीछे वापस से जो चीज़ आपने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करके चलते जाना है। और ये यस बताएंगे सर। जो थर्ड ईयर का बच्चा रहेगा वो टेस्ट सीरीज को कैसे मैनेज करे, या फिर टेस्ट सीरीज उनके लिए रिलेवेंट नहीं है? क्या बोलना चाहेंगे? थर्ड ईयर के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, थर्ड ईयर का बच्चा हो या फोर्थ ईयर, टेस्ट सीरीज तो देना ही चाहिए। ठीक टेस्ट है। सीरीज से आपको अंदाजा आता है कि आपको कितना क्या लेवल का प्रिपरेशन है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज तो दे सकते हैं, लेकिन डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। अगर आपको टेस्ट सीरीज में लो मार्क्स आ रहे हैं थर्ड ईयर में, कोई बात नहीं। आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं गेट का, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। थर्ड ईयर में अगर आपके लो गेट में मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो लेकिन थर्ड ईयर में एक प्रॉब्लम होती है ना कि बच्चे के दिमाग में ये चलता है कि एक सब्जेक्ट और कर सकता था, मेरे 4 या 5 सब्जेक्ट हुए हैं। मतलब कि उसके दिमाग में कई इफ एंड बट चलते हैं, उस बीच में वो टेस्ट सीरीज कई बार देखा हूं मैं रिलक्टेंट होता है दिलाने के लिए, वो लगे कि यार एक सब्जेक्ट ही कर लेते हैं ना यार, शायद कुछ भला हो जाएगा इससे। तो क्या लगता है, एक सब्जेक्ट कम करके उसको टेस्ट सीरीज पे वहां पर फोकस कर लेना चाहिए? नहीं सर, टेस्ट सीरीज तो देना ही चाहिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में कम, एक सब्जेक्ट ज्यादा प्रिपेयर कर लूंगा। करेक्ट है। लेकिन सर आप ऐसा हो सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको आते हैं, लेट से आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं और एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं बना। अगर ओके। आपको जो 4 आते हैं आप उनको तो अच्छे से करिए, उनमें ट्राई प्रैक्टिस कीजिए कि अगर उन चारों में से क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनमें मैक्सिमम बनाने का ट्राई करूंगा। तो हम्म। ये टेस्ट सीरीज, आप सोचे कि मैं एक और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कर लूंगा, ठीक है, लेकिन उन चारों सब्जेक्ट में से मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में मीडियम या इजी लेवल का भी आ गया और आप नहीं बना पाए, तो आपको दुख होगा कि ये सब्जेक्ट आता था, नहीं बनाया, प्रैक्टिस की वजह से नहीं बना। ओके तो ओके प्रैक्टिस तो
ओके ओके। और जो लास्ट ईयर में है या फिर जो फाइनल पंच दे रहा है अपने गेट के एग्जाम के लिए, उसको क्या लगता है कि कब से उनका टेस्ट सीरीज वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, और स्पेसिफिकली कब से वो मॉक टेस्ट दिलाना चालू करें? जो बंदा मान के चल रहा है ये मेरा सीरियस गेट का ईयर है, मैं थर्ड ईयर को एक्सक्लूड कर दिया, इवन फोर्थ ईयर, और जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है, तो उनको कब से मान के चलना चाहिए कि फाइनल मॉक टेस्ट में उन लोगों को मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, इंगेज हो जाना चाहिए? सर मॉक टेस्ट तो ऐसा है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सके, आपका सिलेबस जितनी जल्दी खत्म हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए। अगर फाइनल ईयर में दे रहे हैं तो आप अगस्त अक्टूबर अक्टूबर के करीब आप आइडियल मान सकते हैं। अक्टूबर में आप देना स्टार्ट कर सकते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट। उसके पहले आप थोड़े सब्जेक्ट वाइज जो कंबाइंड सब्जेक्ट होता है, फुल सब्जेक्ट, वो आप दे सकते हैं। ओके। लेकिन अक्टूबर से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मृत्युंजय एक चीज़ ये बताएंगे, अभी आप मेरे हिसाब से दिसंबर वगैरह में आपका सेमेस्टर एग्जाम रहा होगा, दिसंबर वगैरह में। लेकिन यस अब सर, देखो यस। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपने के दिमाग में ये चलता है यार गेट फरवरी स्टार्टिंग में होने वाला है, मेरे को रिवीजन दिलाना है, मेरे को मॉक टेस्ट दिलाना है, लास्ट टाइम मेरे ये निगल्स रह गए थे इसको ऐसे ठीक करना है। इस बीच में दिसंबर का एक एग्जाम आ जाता है, और दिसंबर के एग्जाम में ये भी पेन है कि यार कहीं अगर इसमें बैक आ गया तो कल के दिन आईआईटी वगैरह अच्छा मिल जाता है तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपने इसको मैनेज कैसे किया, अपना पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करके गेट से बीटेक की तरफ ले आया, कि आपने पैरेलल बीटेक और गेट दोनों को रखा? क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है यहाँ पर, प्लीज। हाँ, तो सर मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि जो एक दिन पहले पढ़ने वाला था। मतलब ओके। मैं साथ साथ में सेमेस्टर का पढ़ता था, थोड़ा हाँ। थोड़ा, मतलब ऐसा सेमेस्टर का ही पढ़ा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके चलते हुए साथ में। तो मेरे को ये सिचुएशन पता थी कि ये सिचुएशन आएगी कि एग्जाम्स आएंगे तो मैं गेट पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा थोड़ा सेमेस्टर को साथ साथ में लेके चला। और हाँ, एग्जाम के आप 15-20 दिन पहले पूरा आप सेमेस्टर पे शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब फोकस कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा वो देने की नीड नहीं है। आप साथ साथ में ही उस पढ़ते चलिए थोड़ा थोड़ा बट लेकिन 15 से 20 गेट दिन के बाद एक बार की ये फीलिंग आती है कि गेट के रेस से मैं पूरी तरीके से बाहर हो गया हूँ। मतलब कि मेरे टाइम पे तो के। ये यस सर। स्पेन 20 से 25 दिन होता था, लगता था ये सेमेस्टर क्यों ही आ गया, मतलब कि एक आध बैग भी चलेगा, लेकिन जिसके लिए इतनी शिद्दत से तैयारी की है भाई, अब इस बीच में ये सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं चाहिए। तो आप फिर से वापस से उस फ्रेम ऑफ माइंड पे कैसे आए कि भाई अब मेरे को फिर से गेट के लिए मात होना है, फिर से अब मॉक टेस्ट दिलाना है? लगता है ना, देखो क्या होता है, 5-6 सब्जेक्ट तुम फटाफट सेमेस्टर एग्जाम दिला लिए, जो आज तक कभी ढंग से पढ़े नहीं थे, जिसकी रिलेवेंसी हमको पता ही नहीं थे, एक बार के लिए लगता है ब्रेन में जो था वो खाली हो गया पूरी तरीके से, इंक्लूडिंग जो आपने गेट के लिए भी पढ़ा है। तो मतलब ये एक बार हाँ के लिए वैक्यूम तो आता है, मतलब कि मेरे टाइम पे मैं इतना स्ट्रगल किया, मेरे को लगता था यार मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है, आगे सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है। तो आप थोड़ा सा इनलाइटन करेंगे क्या करना चाहिए बच्चों को इस बीच में? सर, ये तो सबके साथ ही होगा जो अभी फाइनल ईयर में है। ठीक है। सर ये नॉर्मल है। और इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि रिवीजन, आप मतलब अगर आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम चल भी रहा है तो आप नया सब्जेक्ट मत पढ़िए या कुछ भी। थोड़ा थोड़ा आप, हाँ। अगर आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं तो आप शॉर्ट नोट्स के जरिए सब्जेक्ट के टच में रह सकते हैं। और जैसे ही आपका सेमेस्टर खत्म हो, आप फुल फ्लेज में तैयारी वापस स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन सब्जेक्ट से 100% लिंक मत तोड़िए। शॉर्ट नोट्स के जरिए या आप देखते रहिए थोड़ा सा, कुछ नया मत पढ़िए। लेकिन आपने जो पुराना सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है गेट का, वही आप थोड़ा अगर देख सकें 1 घंटा 2 घंटा, वो वही हो जाता है काफी। ग्रेट लिंक। ग्रेट। वही वही डीलिंक नहीं होना है कुल मिला के, कि एक बार के लिए पूरा यस। वैक्यूम क्रिएट हो गया, उसके बाद लग रहा है कि फिर से वापस से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। मृत्युंजय, तो बस वो लास्ट ऑफ दिस टॉक मैं आपको ओपनली ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भी व्यूअर से बात करना चाहते हैं, जो इस पूरे के पूरे जर्नी में आपने लर्न किया, शायद मुझे लगता है कि आप अपने जूनियर्स को कुछ गाइड कर पाएंगे। सो ओवर टू यू प्लीज। सो सर, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंट रहिए, रोज पढ़िए। भले आप किसी दिन कम पढ़ रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। आप गैप मत आने दीजिए। और सर सेकंड पॉइंट मैं रिवीजन को देना चाहूंगा कि रिवीजन इक्वली इंपॉर्टेंट है नए सब्जेक्ट्स करने के। अगर आप कोई नया सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आप सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर अच्छी पकड़ बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि आपको लगेगा कि अभी मुझे सब्जेक्ट याद है, मतलब आपको लगता है कि आप आगे चलते चले जाएंगे, मुझे सब्जेक्ट याद है, लेकिन आप जब क्वेश्चन लगाने बैठेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सब्जेक्ट उतना ध्यान नहीं आएगा। तो इसलिए रिवीजन को मैं इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा इसमें। ओके। और ये है कि लोड मत लीजिए। आराम से चिल रह के अपना मेंटल प्रेशर मत क्रिएट होने दीजिए। आराम से प्रिपरेशन कीजिए। तो मृत्युंजय, इट वॉज अ ग्रेट टॉक टू यू, एंड प्रोबेबली मेरे को लगता है कि रैंक डिजर्व नहीं करते। कम से कम आप आईआईटीज़ में जाएंगे तो मेरे को लगता है कि अनएक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आएगा। जैसे मैंने मनु का नाम लिया कि लोग बोल रहे थे रैंक इसकी ये है और परफॉर्मेंस ऐसा है, नहीं, वो बंदा 50 के अंदर का ही था, और रैंक
के हिसाब से ही वो परफॉर्म किया आईआईटी में भी। तो मेरे को लग रहा है आप बिल्कुल वो कैलिबर आपके में भी दिख रहा है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीएलएसआई के ऑल्टरनेट में आरएफ एंड माइक्रोवेव अगर दिमाग में कहीं लगता है कि लेना चाहिए तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पैकेजेस जा रहे हैं उसके, एक्सट्रीमली हाई पैकेजेस जा रहे हैं। कई बार तो देखा है आरएफ जो है वो एक्सीड कर रहा है वीएलएसआई को, आरएफ जो है वीएलएसआई को एक्सीड कर रहा है। रीजन भी है, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं और जितने भी आईसीस हैं वो सब के सब अब मेगा हर्ट्स में तो कम से कम काम कर रहे हैं, तो गीगा हर्ट्स में भी काम करने लगे हैं, और उस फ्रीक्वेंसी में पूरे के पूरे एलिमेंट रेडिएट करने लगते हैं। तो वहाँ वीएलएसआई इंजीनियर्स की नीड कम हो जाती है और आरएफ इंटीग्रेटर्स की नीड ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब कि ये वाला पार्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आप मेरे से थोड़ा सा कांटेक्ट में रहिए, मैं आप लोगों को 2 से 3 नाम से शेयर कर दूंगा जो एटलीस्ट इसी रैंक के थे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनकी स्टार्टिंग पैकेज 35 से 40 लाख के आसपास थी। आप उनसे मेरा रेफरेंस लेके बात जरूर करिएगा, डेफिनेटली दिल रिस्पॉन्ड। और मैं ये बोलूंगा कि पहले आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना कि सर आप कब फ्री होंगे, क्योंकि आप कोई इंटेल में जॉब कर रहा है बंदा, तो मैं आप कभी भी कॉल कर लो, और अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे तो आपका फायदा ही नहीं हुआ, तो क्या ही मतलब हुआ। तो आप उनके अगर व्हाट्सएप जरूर ड्रॉप कर दो, और डेफिनेटली अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं आपके बिहाफ में उनसे जरूर बात करूंगा। ठीक है मृत्युंजय, सो इट वाज अ ग्रेट यस टॉक टू यू, यस है सर। ना? ओके देन, बाय बाय, थैंक यू सर। टेक केयर। ओके ओके थैंक यू डियर, सर। ओके थैंक यू सर। ओके।